नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं 10th क्लास के हिंदी पाठ से लिया गया पाठ 2 जो कि है 20 के दांत। 20 के दांत एक प्रकार की कहानी है। तो स्टार्टिंग से ही देखिए, ये भी आ सकता है कि 20 के दांत क्या है, तो कहानी। अब हम इनके लेखक के बारे में देखते हैं। तो 20 के दांत कहानी के लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा। 20 के दांत कहानी के लेखक कौन है, तो नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन, इसे ही क्वेश्चन आता है कि 20 के दांत कहानी के लेखक कौन है, तो नलिन बिलोचन शर्मा। अब इस कहानी के बारे में कहा गया है कि जो ये कहानी है मध्य वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों के साथ है। सामाजिक भेदभाव, लिंग भेद, आक्रामकता, स्वार्थ की छाया में पलते हुए दुलार प्यार के परिणामों को उभारती हुई सामाजिक समानता एवं मानवाधिकार की महत्वपूर्ण वानगी पेश करती है। ये कहानी जो है महत्वपूर्ण वानगी पेश करती है। कह रहे कि हिंदी कविता में प्रपद्यवाद के प्रवर्तक और नए शैली के आलोचक माना गया है नलिन बिलोचन शर्मा को। आगे कहा गया है कि आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभकर्ता नलिन बिलोचन शर्मा को ही माना गया है। इनकी कहानियों में मनोवैज्ञानिकता के तत्व समग्रता से उपस्थित हुआ है। ये देखिए, जैसा कि आप लोग के सामने है नलिन बिलोचन शर्मा महोदय। अब थोड़ा सा इनके हम जीवनी के बारे में देखते हैं। तो लेखक परिचय पर हम लोग चर्चा करते हैं। करें कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म बिहार की पुण्य भूमि पटना के बदरघाट में 18 फरवरी 1916 को हुआ था। करें कि ये जन्म से भोजपुरी भाषी थे। इनके पिता महामहोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान थे। करें कि इनकी माता का नाम रत्नावती शर्मा था। इनके व्यक्तित्व पर इनके पिता का बहुत प्रभाव था। इनकी पढ़ाई लिखाई पटना में हुई। इन्होंने स्कूली शिक्षा पटना कॉलेजिएट स्कूल में ग्रहण की। पटना विश्वविद्यालय से इन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए किए। कह रहा है कि इन्होंने हर प्रसाद जैन कॉलेज जो कि आरा में है, रांची विश्वविद्यालय और पटना विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। सन 1959 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए और मृत्युपरांत इस पद पर रहे। अंत में इन्होंने यहाँ स्पष्ट किया है कि 1959 ईस्वी में इन्होंने पटना विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के रूप में रहे, हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में, और वो मरने तक रहे उसमें। इनकी मृत्यु 15 वर्ष की अल्प आयु में ही 12 सितंबर 1961 ईस्वी को हो गया। तो 1961 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई है। तो इन सभी बातों पर ध्यान दीजिएगा। इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ये बातें हो गया। उसके बाद में इनकी मृत्यु कब हुई थी, 45 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। क्योंकि इससे प्रश्न आते हैं, इनके पिता का नाम क्या था वो, और माता का नाम जो भी था, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं ये है, इनकी प्रमुख रचनाएं दृष्टिकोण है, साहित्य का इतिहास दर्शन है, मानदंड है, प्रेमचंद्र, साहित्य तत्व आलोचना इत्यादि, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और रचनाएं से भी प्रश्न आता है, इस पर भी विशेष ध्यान दीजिएगा। आगे है, अब हम 20 के दांत कहानी के सारांश को थोड़ा सा समझते हैं कि 20 के दांत है क्या। तो कह रहा है कि सेन साहब एक अमीर आदमी थे। उनकी 5 बेटियां और 1 बेटा।
इसमें स्पष्ट किया गया कि 5 गो बेटियां थी और 1 बेटे। बेटियों के लिए हर काम करने के लिए नियम बना दिया गया था। जैसे वो मुस्कुराना चाहे तो सिर्फ शाम के समय उसका खेलना, पढ़ना, लिखना सभी काम जो है समय पर करना है, बना दिया गया था। कह रहे कि सेन साहब के पास एक कार थी। इस पे उनका बहुत नाज था, बहुत घमंड था। अगर उस कार पर थोड़ा भी गंदा लग जाता था तो क्लियर और सोफर का अर्थ होता है यहाँ सफाई करने वाला, और ड्राइवर भी कहा जाता है। सोफर का मतलब सफाई करने वाला ड्राइवर को गालियां सुनने को मिलता था। यानी कि उस कार पर जब कुछ गंदा उंदा लग जाता था, कोई लगा जाता था, तो ड्राइवर को वो बोलने लगते थे, गालियां देने लगते थे। क्योंकि कासू सेन साहब का सबसे छोटा बेटा उनकी आंखों का तारा था। जैसा कि बताया गया कि 5 वो लड़कियां थी और 1 लड़का, तो उस लड़का का नाम था कासू और वही सबसे छोटा लड़का था। कह रहे कि एक दिन की बात है, सेन साहब का ड्राइवर एक औरत से उलझ पड़ा क्योंकि उसका 5-6 साल का बेटा मदन कार को छूकर गंदा कर दिया था। अब देखिए वो उलझने का कारण क्या था, तो जो औरत थी उसका बेटा था, उसका नाम था मदन, कार को छू करके गंदा कर दिया था। और जब सोफर मना किया तो उल्टा उससे उलझ पड़ी। तब तक कासू ने कार की निचली बत्ती का लाल शीशा जो है फोड़ दिया, लेकिन सेन साहब बुरा नहीं माने। अब देखिए यदि उसको टच कर दिया, थोड़ा गंदा हो गया, लड़का जब टच कर दिया गंदा हो गया, तो उसको वो ड्राइवर बोलने लगा, क्योंकि यदि गंदा हो जाता था तो सेन साहब बोलने लगते थे। लेकिन जब उनका छोटा बेटा जो कासू है मार करके उस निचली बत्ती जो तोड़ देता है, फिर भी उनको बुरा नहीं लगता है। आगे देखते हैं। दूसरे दिन क्या होता है, कासू शाम को बगल वाली गली में जा पहुंचा। वहां मदन बच्चों के साथ लट्टू नचा रहा था। जब कासू ने लट्टू मांगा, मैं भी नचाऊंगा लट्टू, तो मदन ने भगा कर बोला, जा अपने बाबा के कार पर बैठ। जैसे कि होता है देहातों में, ऐसा करने पर लोग बच्चे गुस्सा ही जाते हैं और ऐसा वर्ड यूज करते हैं कि जाओ अपने पापा के कार पर बैठ, यहाँ हम तुमको लट्टू नहीं देंगे। कासू को गुस्सा आ गया और वो घर में ही अपने बहनों और नौकरों पर हाथ उठाया करता था। उसी तरह मदन को खींच कर एक घूंसा मार दिया। अब जो बड़े घर के होते हैं वो तो मन के वो होते ही हैं, तो वो जब अपने घर पर थे तो बहनों को मार देते थे और नौकरों को। तो यहाँ भी हाथ उठाने का आदत था, तो मदन को एक घूंसा मार दिया कासू। मदन भी कासू पर टूट पड़ा और उसकी 2 दांत जो इसको 20 की दांत कहा गया है, 2 दांत को मार करके तोड़ दिया मदन। और घर पर मार खाने के डर से रात को देर से लौटा, क्योंकि उसको डर था कि जो मदन के जो पापा हैं वो कासू के घर काम करते थे, तो अब डर इनको था मदन को कि कहीं घर पर मराए नहीं, इसलिए वो देर रात को घर पर लौटा। कह रहे कि जब जबरदस्त की भूख लगी तो चुपके से घर आया। जब मदन सोने के लिए जा रहा था तो उसका पैर रखे लोटे से टकराया, तो उसके पिता को आवाज इसका गया कि हाँ लोटा बज रहा है। तो वो सुनकर आए तो मदन डर गया कि आज भी मुझे मार पड़ेगी, क्योंकि उनको डर था कि हम मार करके सेन साहब के जो लड़का कासू है 2 दांत तोड़ दिए हैं, तो अब तो पापा हमको मारेंगे। लेकिन उसके पिता ने उसे लपक पर पकड़ा और उसे इतना प्यार किया जितना पहले कभी नहीं किया था। देखिए इनको डर था कि पापा हमको मारेंगे, पीटेंगे, बहुत पीटेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ ऐसा कि उल्टे पापा क्या कर रहे हैं, लपक करके प्यार कर रहे हैं पहले से भी ज्यादा, और इतना प्यार किया जितना पहले कभी नहीं किया था।
और उसके पिता ने गर्व से कहा, शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है और तूने तो वे कासू के 2-2 दांत तोड़ डाले। तो मतलब कि तेरा बाप है जो बस कुछ कर नहीं सकता है, तूने तो 2-2 दांत तोड़ दिए। मदन के पिता सेन साहब के घर नौकरी करते थे, जैसा कि आपको बताए हैं। इस डर से सेन साहब के अत्याचार को सहते थे कि कहीं वह नौकरी से न हटा दे। लेकिन इस बार इस बार मदन के पिता का सीना चौड़ा हो गया था। वह अपने बेटे पर गर्व करते थे। अब इन्होंने नौकरी जाने का कोई डर नहीं था, क्योंकि उसका बेटा मदन कासू के 20 का दांत तोड़ दिए थे। अब देखिए कहानी के सारांश के रूप में क्या कह रहा है यहाँ पर। प्रस्तुत कहानी में कहानीकार ने अमीरों की तथाकथित मर्यादा पर व्यंग किया है। इसमें गरीबों पर अमीरों के शोषण एवं अत्याचार पर प्रकाश डाला है। किस प्रकार गरीबों को शोषित किया जाता है। 20 के दांत विषय कहानी महल और झोपड़ी की लड़ाई की कहानी है। इस लड़ाई में महल की जीत में भी हार दिखाई गई है। महल की जीत होती है हमेशा, ये बात क्वेश्चन आएगा कि महल और झोपड़ी की लड़ाई में किसकी जीत होती है, तो महल वालों की। कह रहा है कि मदन द्वारा पीटे जाने पर खोखे के 2 दांत टूट जाते हैं। वह अमीरों की प्रदर्शन प्रियता और गरीबों पर उनके अत्याचार का प्रतीक है। मदन अमीरों की प्रदर्शन प्रियता और गरीबों पर उनके अत्याचार के विरुद्ध एक चेतावनी है, सशक्त विद्रोह है। इस कहानी का लक्ष्य है, अतः निसंदेह कहा जा सकता है कि 20 के दांत इस दृष्टिकोण से बड़ा ही सार्थक शीर्षक है। अमीरों के विषय 20 के दांत तोड़कर मदन ने जिस उत्साह, ओज और आग का परिचय दिया है, वह समाज में जाने कितने गिरधरलाल के लिए गर्वोल्लास की बात है। इसमें लेखक द्वारा दिए गए संदेश मार्मिक बन पड़ा है। तो ये रहा आप लोगों के कहानी का सारांश। 20 की दांत जो कहानी है उसका सारांश रहा। तो दोस्तों अब आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं 10th क्लास के 20 के दांत कहानी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है। तो 20 के दांत कहानी के रचयिता, और ये है आप लोगों का ऑप्शन, अमरकांत, नरेंद्र बिलोचन शर्मा, यतीन्द्र की मैक्स मुलर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र बिलोचन शर्मा। अगला क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म ईस्वी में हुआ था। तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था ये आप लोग को बताना है। ऑप्शन आप लोग के सामने है, 1914, 15, 16 और 17। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी। जैसे कि आप लोग अपने स्कोर को लिख सकते हैं कि मेरा कितना सही हुआ और कितना गलती हुआ, इसलिए हम आंसर को थोड़ा लेट से बोल रहे हैं ताकि आप लोग भी आंसर करके और अंत में ये मिला लें कि कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। तो अगला इस पाठ का अगला क्वेश्चन है कि देखिए सभी क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, ऑप्शन आप लोग के सामने है, देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को डी, पटना में। अगला क्वेश्चन है, 20 के दांत पाठ की विद्या है।
ये कहानी है कि कविता है कि निबंध है कि व्यक्ति चित्र है? तो ये एक प्रकार की कहानी है। गिरधर का बेटा है कौन? गिरधर का बेटा कौन है? खोखा, कासू, मदन कि आलो? तो गिरधर का बेटा मदन है। खोखा किस कहानी का पात्र है? देखिए ऑप्शन सामने है आप लोग के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 के दांत। अगला है नलिन विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? ऑप्शन सामने है। देखिए यहाँ सॉरी, यहाँ 2 ऑप्शन है। 2 ऑप्शन आपको यहाँ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1959 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं में हुआ? तो इसके पहले हम जो इसके सब्जेक्टिव का जो सब्जेक्टिव बताए हैं पाठ का सारांश, तो उसमें ये सब बताया गया है कि आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ जो है नलिन विलोचन शर्मा के कविताओं से देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है नलिन विलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोवैज्ञानिकता के। अगला प्रश्न है कि खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन आप लोग के सामने है। तमिल का, भोजपुरी का, बांग्ला का कि हिंदी का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बांग्ला का। जो खोखा खोखी शब्द है बांग्ला का भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन है कि सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है? सभ्यता, संबंध, निर्ममता कि ड्राइवर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्राइवर। अगला क्वेश्चन है कि मदन किसका बेटा है? तो मदन है गिरधर लाल का। मदन जो है गिरधर लाल का बेटा है और सेन साहब का बेटा कासू है। अगला क्वेश्चन है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी। अगला क्वेश्चन है कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किनकी बेटियां हैं? तो देखिए ऑप्शन आप लोगों के सामने है। ये सेन साहब की पुत्रियां थी।
अगला है कि नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है। यहाँ देखिए, यहाँ छोड़ा गया है, यहाँ डॉट डॉट किया गया है, खाली स्थान है। तो कौन नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को बी, खोखा। क्योंकि वो पांच बहन के लास्ट में छठा पुत्र था, इसलिए बुढ़ापे की आंखों का तारा कहा गया है उसको। अगला है क्वेश्चन कि किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? बेटियों के अनुसार, कि खोखा के अनुसार, कि मदन के अनुसार, कि गिरधर के अनुसार? किसके अनुसार जो सेन है सिद्धांतों को भी बदल लिया था? ये क्वेश्चन है और ये है आप लोगों का आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा खोखा। खोखा के दांत किसने तोड़े? अगला क्वेश्चन है, खोखा के दांत जो है किसने तोड़े? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मदन। सेन साहब की कार की कीमत कितना है? जैसा कि पाठ में बताया गया है, सेन साहब की कार की कीमत कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7,500। सेन साहब की आंखों का तारा कौन है? आया हुआ क्वेश्चन है। तो सेन साहब की आंखों का तारा है खोखा। सॉरी, यहाँ खोखी हो गया है, खोखा। इसका आंसर सही होगा खोखा। मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो वो किससे हो सकता है? सीमा, उपयुक्त, सभी, खोखा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ दोस्तों, खोखा खोखी होना चाहिए था, तो यहाँ दोनों खोखा खोखा ही हो गया है। तो इसका आंसर या तो कहिए ए या फिर कहिए बी। तो मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो वो खोखा से हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि लड़कियां तो पांचों बड़ी सुशील है, 5-5 ठहरी, और शोभी लड़कियां तहजीब और तमीज की तो जीती जागती मूरत है। ये जो है गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 की दांत। सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? तो ये हो जाएगा काली। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। इस गद्यांश के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नलिन बिलोचन शर्मा। 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर विरोधों को उजागर करती है? 20 के दांत जो है किस वर्ग के अनेक अंतर विरोधों को उजागर करती है? तो ये हो जाएगा मध्यम वर्ग। सेन साहब अपने बेटे खोखा को क्या चाहते थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंजीनियर बनाना।
सेन साहब की नई मोटर कार की पिछली बत्ती का लाल शीशा किसने चकनाचूर कर दिया था? मदन है, सोफर है, कासू है, इनमें से कोई नहीं। देखिएगा थोड़ा सा ऑप्शन आगे पीछे हो गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कासू। बी के बदले में सी प्रिंट मिस्टेक हो गया है करने में। खोखा जीवन के नियम का अपवाद था और यह अस्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद हो। यह कथन किस पाठ का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 के दांत। खोखा के पिता कौन है? तो इसका राइट आंसर सेन साहब। अगला है कि किसके लिए घर में अलग नियम थे, दूसरी तरह की शिक्षा थी? किसके लिए? खोखा के लिए, मदन के लिए। तो यहाँ तीसरे सी और डी पर जाने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ स्पष्ट कर दिया है खोखा के लिए। अब देखते हैं कि क्या इसमें खोखा है, मदन है, देखते हैं कि क्या कहीं इसमें उसकी बहन की भी चर्चा किया गया है। यदि बहन की चर्चा करेगा तो हाँ, खोखा की देखिए यहाँ स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि जो नियम बनते हैं अलग, वो किसके लिए? खोखा के लिए कि मदन के लिए कि बेटियों के लिए? तो बेटियों के लिए हंसने की टाइम अलग थी, पढ़ने की, बने कि सभी कामों के लिए सभी नियम कानून से चलता था। तो इसका राइट आंसर खोखा ना होकर के बेटी हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन जरूर बने और जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आजादी रहेगी। अपने बच्चों के विषय में ऐसा किनका है? कौन कहे थे ये ऐसा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेन साहब। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही? तो ये हो जाएगा सेन साहब ने। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। ऐसे ही लड़के गुंडे, छोटा कोई, इसका तो राइट आंसर हो जाएगा ये सेन साहब। अगला क्वेश्चन है कि गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में काम करता था ना? गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में काम करता था, तो वो किस पद पर काम करता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किरानी। हिंदी कविता में पद्यवाद के प्रवर्तक कौन है? जैसा कि ये सब्जेक्ट जो इसका सारांश बताया गया है, तो उसमें सभी क्वेश्चन के बारे में कहा गया है, इसलिए आप सारांश जरूर देखें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नलिन बिलोचन शर्मा महोदय को। अगला क्वेश्चन है कि किनकी लड़कियां तहजीब और तजीब की जीती जागती मूर्त थी? तो ये हो जाएगा सेन साहब की लड़कियां। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, 5 किनकी बहनें थी? पुत्री कहेगा, पुत्री और बहन, देखिएगा यहाँ पर तो गड़बड़ाइएगा मत। पुत्री जब कहेगा तो पुत्री के कहने पर हम लोग वो सेन साहब का आंसर करेंगे, लेकिन यहाँ करें कि बहनें किसकी थी, ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये बहन कहेगा तो ये खोखा की बहन थी, और पुत्री कहेगा तो
सेन साहब की पुत्री थी, इसलिए ध्यान दीजिएगा इसका राइट आंसर खोखा होगा। झोपड़ी और मोहर की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है? तो हमेशा महल वाले जीतते हैं। इस सब क्वेश्चन को के बारे में चर्चा किया गया है सारांश में, इस पाठ के सारांश में, इसलिए आप एक बार सारांश देखिएगा तो सभी क्वेश्चन का आंसर बढ़िया से सही कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी कहानी मध्यम वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करती है? मध्य वर्ग के अंतर्विरोधों का उजागर कौन करती है? तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा 20 के दांत। अगला क्वेश्चन है कि दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महामहोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको नलिन विलोचन शर्मा। अगला है क्वेश्चन कि मध्यम वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों को उजागर करने वाली कहानी कौन सी है? तो ये 20 के तक क्वेश्चन के पैटर्न को थोड़ा चेंज करके दिया गया है ताकि अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको आप छोड़ नहीं, गलत ना करें, इसलिए कभी कभी क्वेश्चन को बदल करके भी दिया गया है, उससे घबराए नहीं। अगला क्वेश्चन है कि 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खोखा। कासू और मदन की लड़ाई के संबंध में लेखक क्या कहता है? तो हड्डी और मांस की लड़ाई, बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई, उपयोग दोनों के दोनों में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों। हड्डी और मांस की लड़ाई, बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई। अगला क्वेश्चन है कि खोखा के दांत तोड़ने के बाद गिरधर लाल मदन को क्या करता था? ऑप्शन है गुस्सा करता है, पिटाई करता है। तो गुस्सा और पिटाई दोनों में से तो कोई होगा नहीं। अगला है लपक कर मदन को हाथों में उठा लेता है कि घर से भगा देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लपक कर मदन को हाथों में उठा लेता है। सेन साहब के दूर के रिश्तेदार कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अखबार नवीस। जैसा कि पाठ में आप लोगों को बताया गया है कि उनके दूर के रिश्तेदार यही थे। अगला है नलिन विलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई थी? तो पटना कॉलेजिएट स्कूल से। ये सभी क्वेश्चन को बार बार कहा जा रहा है कि सभी क्वेश्चन जो लेखक के बारे में बताया गया, लेखक परिचय या फिर पाठ का जो सारांश बताया गया है उसमें सब बताया गया है, इसलिए उसको देखिए। इसके अलावा यदि आप संस्कृत, हिंदी जैसे सभी मैथ, साइंस सभी सब्जेक्ट के लिए का यदि आप ऑब्जेक्टिव चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि आप लोगों को समय पर सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव यानी पाठ का सार मिले। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नलिन विलोचन शर्मा प्राध्यापक रहे हैं। ऑप्शन आप लोग के सामने है। पहला है हर प्रसाद दास जैन कॉलेज आरा के, बी है कि रांची विश्वविद्यालय के, सी है पटना विश्वविद्यालय के, और डी उपयुक्त में से सभी के।
तो 45 का हो जाएगा उपयुक्त में से सभी के, सभी कॉलेज के ये रह चुके हैं प्रधान अध्यापक। अगला है कि काली चमकती हुई स्ट्रीमल इंड नई मोटर कार थी, किसकी थी? तो इंजीनियर साहब के ये 4 ऑप्शन है, अखबार नवीस की, कि पत्रकार महोदय की, सेन साहब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेन साहब। मतलब कि मदन खोखा के कितने दांत तोड़ दिए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 20 के दांत कहानी में मोटर कार किसकी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेन साहब की। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? दुत्कार, प्यार, मार और फटकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार पीट तो हमेशा बेचारा मदन खाता रहता था, लेकिन प्यार एक ही बार हुआ जब मार करके कासू के 2 दांत तोड़ दिया था। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? तो महामहोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो ये रहा ऑब्जेक्टिव का सेशन।